हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की महामैराथन क्लास नंबर 3 में। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको 2 महामैराथन क्लास दी थी जिसमें हमने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ा था। आज की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को भी कंप्लीट देख लेते हो तो आप अपनी कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ लेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये क्लास हर ट्रेड के लिए होने वाली है। आपकी कोई भी ट्रेड हो, है ना, जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन से हो, आपके पास कोई भी ट्रेड हो आईटीआई की, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि ये जो मैंने महामैराथन क्लास लाया हूँ ना, ये हर एक ट्रेड के लिए है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपकी कॉमन रहती है हर एक ट्रेड में, तो आपकी कोई भी ट्रेड हो ये मैटर नहीं करता है, आपको इस क्लास को वॉच करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अगर जो भी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास करके आए होंगे उन्हें पता होगा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, है ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि एक्सेल में किसी रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ के इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था, सेल कहते हैं। और कैसे होता है, देखिए, ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा रो होता है, और इनके जो प्रतिच्छेदन से, है ना, इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, इसके इंटरसेक्शन से हमें सेल मिलता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और स्प्रेडशीट में ऐसे ही काफ़ी सारे सेल बने हुए होते हैं ना। अगर आपने एमएस एक्सेल यूज़ किया होगा तो आप जान पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 38 नंबर क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हमने ईडी को कम्प्लीटली कवर कर लिया है ना, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को आज की इस क्लास के बाद हम कवर कर लेंगे। और डब्ल्यूसीएस के ऊपर मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं, वो भी आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। और ट्रेड थ्योरी भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है इस चैनल पर अवेलेबल है। तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। सारा का सारा फ्री है, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड जैसा कि आप जानते हो, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है, मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो हमसे कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके, है ना, संशोधित करके उसे संक्रमित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उसे हम वायरस कहते हैं, है ना, वायरस कहते हैं। अब वायरस एक ऐसी चीज है जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाता है ना, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। आपको उसे एंटीवायरस के थ्रू जो है हटाना पड़ता है। क्योंकि वायरस अगर आपके पीसी या लैपटॉप में आ जाता है तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य प्रोग्राम को संशोधित कर सकता है, संक्रमित भी कर सकता है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है ना। इंटरनेट पर आजकल हो रही है काफी सारी अवैध गतिविधि हो रही है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जो गैम्बलिंग ऐप आ रही हैं आजकल, जो है ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, तो ऐसा जो है नहीं करना होता है। और ये क्या है, आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको समझाया। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं। अब एक ऐसी वायरलेस टेक्निक है जो कि लैपटॉप को कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ेगी, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाईफाई कहेंगे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ब्लूटूथ क्यों नहीं होगे। तो देखिए, ब्लूटूथ से आप क्या करते हो भैया, फाइल ट्रांसफर करते हो, है ना। क्या करते हो, फाइल ट्रांसफर करते हो। वहां पर इंटरनेट की तो कोई बात नहीं ना। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरनेट से जोड़ती है। तो इंटरनेट से क्या जोड़ेगी भैया, वाईफाई जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल यानी फाइल प्रबंधन उपकरण है ना, जो विंडोज के साथ आता है। यानी कि विंडोज अगर आपने डलवाया है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो उसके साथ ही आ जाएगा जो फाइल प्रबंधन जो उपकरण होता है, यानी कि फाइल मैनेजमेंट टूल जो होता है वो आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कौन एक इनपुट डिवाइस है ना, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, है ना, इनपुट से पूछेगा और आउटपुट से। दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट और आउटपुट। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जिससे कि आप इन चीज़ों को भूलें ना। देखिए, आप सिंपल सी बात याद रखिए, अगर मैं कुछ दूंगा, है ना, जैसे मैं अगर
लैपटॉप या कंप्यूटर को कुछ दे रहा हूँ तो वो इनपुट होगा, है ना। अगर मैं कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल को कुछ दे रहा हूँ ना तो वो क्या है, वो इनपुट के अंदर आएगा, है ना। और अगर मुझे लैपटॉप कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस मुझे कुछ दे रही है ना, तो वो क्या होगा, आउटपुट होगा। अभी इसे एक चीज से आपको समझाता हूँ, जैसे ऑप्शन से ही आपको समझाता हूँ। अब स्पीकर है यहाँ पर, है ना, स्पीकर है तो स्पीकर से क्या सुने जाते हैं, आप कहेंगे गाने सुने जाते हैं, है ना। स्पीकर से क्या सुनते हो आप, गाने सुनते हो। तो यानी स्पीकर आपको कुछ दे रहा है ना, आप तो नहीं दे रहे हो ना। तो स्पीकर क्या एक आउटपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि स्पीकर क्या गाने सुना रहा है ना, और आप उसे सुन रहे हो। तो ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए मॉनिटर, है ना। मॉनिटर, जो आपने मॉनिटर देखा होगा, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को समझ सकते हो। आप मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको क्या एक आउटपुट के रूप में मिल रहा है ना, ये आपका आउटपुट होगा। तो ये मॉनिटर भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपको प्रिंट आउट निकाल करके देता है ना, ये भी आपको कुछ दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, है ना। आप तो प्रिंटर को कुछ नहीं दे रहे हो, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको प्रिंट आउट निकाल करके देता है। लेकिन बात करें यहाँ पर जॉयस्टिक की, है ना। जॉयस्टिक आप जानते होंगे अगर आपने गेम वगैरह खेली है, अगर नहीं खेले हो गेम तो आप शायद न जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से जो आपकी ये डिवाइस होती है, यहाँ पर एक बॉल बनी हुई होती है ना, और ये 360 डिग्री रोटेट करने वाली होती है ना। इसे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी घुमा सकते हो। और ये जो है टेकन 3 का आपने नाम सुना होगा, है ना, टेकन 3 गेम अगर आपने खेली होगी टेकन 3, तो वहां पर क्या होता है, इस तरह से एक जॉयस्टिक बोला जाता है इसे, है ना, जॉयस्टिक होती है। इससे आप अपने कैरेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, एक जॉयस्टिक। और ये आप क्या कर, इसके थ्रू क्या करते हो, आप कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉयस्टिक। अब देखिए मैंने इतनी रामायण आपको क्यों समझाई, है ना, मैंने इसलिए समझाया जिससे कि आप इन चीजों को भूले ना। मैं अगर चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, जॉयस्टिक, रट लो, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलता है, आपको चीजें समझना होता है। अगर रटने से काम होता तो फिर फायदा ही क्या था, है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि रटने से काम नहीं होता है, आप सिर्फ समझने पर प्रयास किया करें। ओके, तो इनपुट और आउटपुट आप समझ गए होंगे। आप सिंपल सी बात याद रखें, अगर आप कुछ दे रहे हो कंप्यूटर लैपटॉप को तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो इनपुट है। अगर लैपटॉप पीसी मोबाइल कंप्यूटर जो आपको दे रहा है ना, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ये सॉफ्ट कॉपी होता है ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका आउटपुट होगा। सिंपल, आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अब देखिए कट कॉपी पेस्ट, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो देखिए कंट्रोल सी से क्या करते हैं भैया, कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एंड कंट्रोल वी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल वी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल ए से क्या करते हैं, ऑल सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऑल सिलेक्ट करते हैं। और कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं, कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, कॉपी का, है ना, और मैंने आपको 4 बता दिए, यानी कि ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं, है ना। तो हमसे बोला था कॉपी के लिए, तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे क्योंकि शॉर्टकट की से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये भी आपको याद रखनी है। अगर आपको एमएस वर्ड या फिर एक्सेल की बात कर रहा है, देखिए एक्सेल की बात करें या एमएस वर्ड की बात करें, सेव करने की बात करेगा ना, तो बात एक ही है, दोनों की सेम शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। देखिए सेव बोलेगा और सेव एज भी पूछ लेता है कभी कभी, है ना। अगर सेव बोल रहा है तो कंट्रोल एस होगा, अगर सेव एज बोल रहा है ना, सेव एज, तो वो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस। ये शॉर्टकट की याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है पूछ ले, है ना। जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कुछ नया पूछ ले, है ना। तो कंट्रोल एज की पूछ सकता है, तो क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, ध्यान रखेंगे। तो सेव एज का मतलब क्या होता है और सेव में क्या डिफरेंस है बता देते हैं। देखिए सेव आप कैसे करते हो, कोई भी आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया एमएस वर्ड में, तो आप उसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, है ना। फिर आपने जो है कल उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा खोला, है ना, उसमें कुछ आपने करेक्शन वगैरह किया, तो उसे आप क्या करेंगे, आप सेव एज करेंगे, है ना। वो सेव तो पहले से ही है, अब आप उसे क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, या दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, नाम भी चेंज करते हैं। ओके, तो ये आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इतना ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे लगाया, क्यों लगाया, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहा है, कौन एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मैंने आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, है ना,
और वेब सर्वर, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है ना तो देख लेना, बहुत ही पावरफुल सेशन है, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है भैया कौन एक सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सर्च इंजन है ना आपका गूगल है। आपने गूगल का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा है ना, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप गूगल पे सर्च करते हो है ना। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक नहीं होगा, वो सोशल मीडिया ऐप हो गया एक है ना, तो इतनी बात आप समझते हो, देख कर ही आप लगा रहे होंगे गूगल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे कह रहा है मैं एक है ना, मैं एक अधिक कार्यपत्र हैं, सॉरी, मैं एक या अधिक कार्यपत्र होते हैं, सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ, में है यहाँ पर है ना, में एक अधिक कार्यपत्र होते हैं, यानी एक से अधिक कार्यपत्र होंगे। कार्यपत्र किसे कहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश की तरफ चले जाया करो। क्या लिखा है भैया, वर्कशीट लिखा है। और वर्कशीट का मामला मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में कि वर्कशीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करा क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है ना। अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश की तरफ चले जाया करो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं है ना। अब यहाँ पर कार्यपत्र लिखा था है ना, तो कार्यपत्र मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो मैंने देखा वर्कशीट, यहाँ पर वर्कशीट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एक या एक से अधिक वर्कशीट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया था लास्ट क्लास में है ना, कि वर्कबुक कैसे बनता है ना। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बुक या नोटबुक का है ना, जो आपका बुक है वो किससे मिलकर बनी है, पेजों से मिलकर बनी है ना। ठीक उसी तरह से वर्कबुक जो होती है ना, वो स्प्रेडशीट से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, खतरनाक एकदम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें आउटपुट डिवाइस बताना है ना, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। और मैंने आपको सीधी सरल भाषा में बताया, जो हम कंप्यूटर लैपटॉप्स को देंगे है ना, वो हमारा इनपुट होगा, और जो हमें कंप्यूटर रिटर्न में देगा तो हमारा वो आउटपुट होगा है ना। तो आउटपुट पूछ रहा है, तो यानी कि कंप्यूटर से हमें जो मिलेगा है ना। अब यहाँ पर देखिए माइक का बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास एक माइक है, मैं माइक में बोल रहा हूँ, और माइक में बोल रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ है ना, तो ये तो इनपुट हो गया, ये तो इनपुट हो गया, क्योंकि मैं इसको अपनी वॉइस दे रहा हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये इनपुट हो गया। माउस है ना, माउस आपने चलाया होगा, माउस और कीबोर्ड, इन पर ही आपको अपना एग्जाम देना है, सीबीटी है ना। तो देखिए माउस से आप क्या करते हो, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करते हो, या फिर रिफ्रेश वगैरह करते हो, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये भी आपका इनपुट के अंतर आएगा है ना। और जो आपका कीबोर्ड है ये भी एक इनपुट डिवाइस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप करा, जो कीबोर्ड है उससे हम टाइप ही तो करते हैं, तो मैंने अपना नाम टाइप कर दिया आरवी है ना, तो वहां पर मैंने टाइप किया है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी मैं इनपुट कुछ दे रहा हूँ उसे है ना, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था जो प्रिंटर है ना, ये आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि ये हमें एक प्रिंट आउट निकाल करके देता है ना, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि हम प्रिंटर को कुछ नहीं देते, ये हमें आउटपुट निकाल करके देता है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, एक आप रैम की याद रखिए है ना, RAM रैम, और एक आप रोम की याद रखिए, ROM रोम है ना। इनकी फुल फॉर्म पूछता है इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी पूछी हमसे, रैम की, तो रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था, और ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चौथी रो है ना, चौथी रो की बात कर रहा है और चौथे कॉलम की बात कर रहा है ना, तो सेल का एड्रेस क्या होगा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जरूरी नहीं कि वो आपसे चौथी रो ही बोले, वो बोल सकता है कि 5वीं रो और 5वां कॉलम है ना, 6ठी रो या 7वां कॉलम, इस तरह से भी बोल सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि वो आपको चौथी रो बोलेगा तो चौथा ही कॉलम बोलेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है वो तीसरी रो बोले और चौथा कॉलम बोले, तो आपको सेल एड्रेस बताना है। तो सेल एड्रेस कैसे बताते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था MS एक्सेल में क्या होता है, कॉलम होते हैं और रो होती है, उनसे मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। अब सेल एक तो होता नहीं है, काफ़ी सारे सेल होते हैं इस तरह से है ना,
इस तरह से काफ़ी सारे सेल होते हैं। तो हम कैसे पता लगेगा कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं? तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है ना। तो उसका एड्रेस हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको रो और कॉलम का फंडा समझना पड़ेगा। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है ना। मैंने आपको बताया जो खड़े खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम कॉलम कहते हैं। और जो पंक्ति की तरह होते हैं लेटे हुए हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रो कहते हैं। तो रो आपकी कैसी होती है? रो में आपके नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रो में आपके नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। ये आपके रो में होते हैं। और कॉलम में आपके क्या होते हैं भैया? कॉलम में आपके ABCD होती है ना, A to Z, है ना। A to Z होगा, ABCD होगा। अभी यहाँ पर मैं क्लियर करके दोबारा समझाता हूँ। देखिए जो आपकी रो है ना, रो है, इसमें आपके क्या होंगे? डिजिट होंगे, डिजिट होंगे, है ना। ये चीज़ आप अभी अगर आप समझ लेते हो ना तो गलती आप नहीं करोगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो आपका होता है कॉलम, है ना, कॉलम, कॉलम में आपकी क्या होगा? ABCD होगा, A to Z होगा, है ना, A to Z होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? चौथी रो, है ना। बोल रहा है चौथी रो, है ना। चौथी रो में मतलब 4, है ना। 4 का ही तो मतलब होगा, यानी पहली रो में 1 होगा लिखा हुआ, दूसरी रो में 2 होगा, तीसरी रो में 3 होगा, है ना। तो चौथी रो में कितना होगा? 4 होगा, तो 4 आ गया, है ना। अब बात कर रहा है चौथे ही कॉलम की, है ना, चौथे कॉलम की बात कर रहा है। तो कॉलम यहाँ पर होते हैं इस तरह से, है ना, मैंने आपको बताया इस तरह से होते हैं। जो हमारे खड़े खड़े होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, है ना। अब कॉलम में ABCD होगा, है ना। तो A B C और D। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे D आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? D आ रहा है ना। तो D आ जाएगा यहाँ पर। बस ये आपका क्या हो जाता है? सेल एड्रेस हो जाता है। यानी रो और कॉलम का जो नंबर होगा वही आपका जो है मिल करके क्या बताता है? सेल एड्रेस बताता है। क्लियर है? ये चीज़ मैंने जो समझाई है ना, अगर जिस स्टूडेंट के दिमाग में फंस गई ना, समझ लीजिए वो बहुत ही अच्छा करेगा एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स के, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हुआ होता है ना, तो उन्हें दिक्कत आती है समझने में। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करा है तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। मैंने आपको बताया फिर भी तो ध्यान रखेंगे। इसका जो सेल एड्रेस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। यहाँ पर शायद ये वाला क्वेश्चन हमें इसमें गलत आंसर बता रहा है, या फिर, है ना, ये मैं करेक्शन आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर C बता रहा है ना, C बता रहा है। तो इसे आप देख लीजिएगा कहीं यहाँ पर निमी के अकॉर्डिंग, है ना। निमी के अकॉर्डिंग क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? निमी के अकॉर्डिंग है ना। ये क्या है? निमी के अकॉर्डिंग है, निमी के अकॉर्डिंग है। तो निमी के अकॉर्डिंग वाला ही हम मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट होगा। बाकी आप देख लेना, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। बाकी मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे याद आ जाएगा तो, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लैन का विस्तार रूप क्या है ना। लैन का विस्तार रूप क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही था लास्ट क्लास में, है ना। लैन, कैन, मैन, वैन इस तरह से बताया था, है ना। ये 4 5 फुल फॉर्म बताई थी, आप जानते ही होंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे चलता हूँ, शायद मैंने कुछ यहाँ पर गलत बता दिया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ। देखिए यहाँ पर बात कर रहा था चौथी रो, है ना, चौथी रो की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले रो नहीं आएगी, पहले आएगी रो ही, लेकिन जो आपका डिजिट होता है ना वो रो में होता है ना। रो कैसी होती है? इस तरह से रो होती है ना। यानी ये कॉलम आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने यूज़ किया होगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर ABCD, है ना, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो D4, है ना, D4 यानी ये आपका क्या है? एक रो होती है ना। तो रो की पहले आएगी तो D आएगा, और कॉलम आपका क्या हो जाएगा? 4, है ना। तो 4 यानी D4 ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखा रहा है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपकी नेक्स्ट यहाँ से मॉड्यूल स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट आपकी मॉड्यूल क्या है? विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, है ना। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं भैया? विज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट आपने सुना होगा, यूट्यूब पे काफ़ी होता है, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। पहले के टाइम में क्या हुआ करते था, हम जो है टेम्पलेट वगैरह बनवाते थे। अभी भी, हालांकि अभी भी ऐसा हो रहा है, काफ़ी लोग टेम्पलेट वगैरह बनवा करके मार्केट में बंटवाते हैं। लेकिन अब जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है वो कौन सा है? सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्मार्ट में ए का क्या मतलब है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। स्मार्ट की आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा जो कि मैंने आपको बता रखी है ना, स्मार्ट। तो स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है भैया, तो ए का मतलब होता है अचीवेबल। क्या होता है, अचीवेबल होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, बस आपको याद करनी है इसकी फुल फॉर्म, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से आप बाजार जो है ग्राहकों तक पहुंचता है ना, बाजार ग्राहकों तक पहुंचता है, बिल्कुल। तो देखिए कौन सा एक सही चैनल, चैनल का मतलब यहाँ पर क्रम कह रहा है ना, कौन सा जो क्रम है बढ़िया है यहाँ पर, यानी सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगा, है ना, रिटेलर, होलसेलर, फिर कस्टमर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बात करें, देखिए मैन्युफैक्चर, कस्टमर, रिटेलर, है ना। कस्टमर पे पहले चले जाएगा बाद में रिटेलर पे जाएगा, ये भी नहीं होता है ना। मैन्युफैक्चर होगा फिर रिटेलर के पास जाएगा फिर कस्टमर के पास जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। मैन्युफैक्चर होगा फिर होगा फिर रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर जो है उसे बेचेगा, कैसे, कस्टमर को बेचेगा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता होती है तो किसकी जरूरत होगी, है ना। एक देखिए स्मॉल बिजनेस होता है जिसे हम स्टार्टअप कह देते हैं, और एक आपका बड़े पैमाने पर जो है बिजनेस होता है। तो कह रहा है कि छोटे पैमाने पर बिजनेस में और बड़े पैमाने के बिजनेस में हमें क्या आवश्यकता होगी। अगर आप बड़ा पैमाने पर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वहां पर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कम आदमियों की, तो भैया कम आदमी तो चाहिए नहीं होंगे, है ना। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, है ना। कम पूंजी, पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना। जो कैपिटल होता है बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि बड़े पैमाने पर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद छोटी मशीनें और उपकरण, छोटी नहीं बल्कि बड़ी मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बड़े पैमाने पर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अधिक व्यक्तियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अधिक व्यक्तियों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछी है SIDO की, है ना, SIDO, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। और याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीडीपी, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जानते होंगे क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, खतरनाक एकदम, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विनिर्माण उद्यमों, है ना। विनिर्माण उद्यमों का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, है ना, की स्थिति तय करने के लिए निवेश पर विचार करना चाहिए। तो किस निवेश पर हमें विचार करना है, देखिए कार्य पूंजी पर, कार्यशील पूंजी पर, या भवन और भूमि पर, या फिर कार्यशाला या यंत्र, या फिर कर्मचारियों का वेतन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस करना है, यानी कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति के बारे में तय करना है ना। तो उसके लिए आपको निवेश करना है किसमें, कार्यशाला और यंत्रों पे करना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कार्यशाला में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, और यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट मशीनरी होगी उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है ना। अब माल के जो उत्पादन है ना, जो प्रोडक्शन हुआ है ना, तो उसका उद्यमों को आप किस नाम से जानेंगे ये आपको बताना है। तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कहते हैं, जैसा कि अभी अभी आपको मैंने बताया है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस यानी विनिर्माण उद्यम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया विदेश बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित में जल्दी बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा वही आपको बताना है। क्या लाइसेंस की जरूरत होगी, सहयोग की, संयुक्त उद्यम, या तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जॉइंट वेंचर, यानी संयुक्त उद्यम की हमें जरूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SWOT, है ना, SWOT। SWOT का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। यहाँ पर जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या फिर आपसे
जोड़ी पूछ सकता है ना, जोड़ी पूछेगा तो आपको क्या बताना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्वॉट की फुल फॉर्म आगे क्वेश्चन मैंने रखा है, वो आपको बता दूंगा। और जो स्वॉट है ना, इसमें जोड़ी की बात करेगा तो आप ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, है ना, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एस से क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ओ से क्या हो गया, ओ से हो गया अपॉर्चुनिटी, है ना, डब्ल्यू से क्या हो गया, वीकनेस हो गया, टी से क्या हो गया, ट्रीट हो गया। तो ये आपकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वही पूछ लिया, शॉर्ट में कह रहा है कि एस का क्या मतलब है ना, शॉर्ट में एस का क्या मतलब है, तो अभी अभी जस्ट आपको मैंने बताया क्या, स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्राहकों की जरूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपको ग्राहकों की जरूरत को जानना है ना, पहचानना है, तो आपके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा हो सकता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है सर्वे, है ना, सर्वे करना। देखिए उनसे बात करके सर्वे करें, है ना। अब देखिए मान लीजिए आपका जो है होटल है ना, होटल है, अब वहाँ पर कोई कस्टमर आया, उसने खाना पीना खाया, तो उसके बाद क्या वो पेमेंट करेगा, तो वहीं पर आप जो है एक टेम्पलेट बना लीजिए कि खाना कैसा है, और उसके आगे 2 बॉक्स बना दीजिए, सही और गलत, है ना। या फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि कस्टमर से पूछ सकते हो कि आपने यहाँ पर खाना खाया तो आपको कैसा लगा, आप फीडबैक दे सकते हैं, तो वो बता देंगे, है ना, क्या है खाने में, मिर्च तेज है, नमक तेज है ना, तो सारी चीज़ें बता देंगे। ये क्या होता है, फीडबैक होता है। और फीडबैक लेना ज़रूरी क्यों है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, है ना, ग्रो करने में हेल्प करता है फीडबैक। फीडबैक ज़रूरी होता है, क्योंकि फीडबैक से ही आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ पर नहीं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, जीएसटी की फुल फॉर्म, है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एमएसएमई का अर्थ क्या है। देखिए एमएसएमई की भी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो यहाँ पर जो इस सेट में मैं फुल फॉर्म लेकर के आया हूँ कम से कम 5 से 10, जो कि आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, है ना। देखिए एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका होता है माइक्रो स्मॉल, है ना, माइक्रो स्केल नहीं होता है, तो ये कट जाएगा, है ना। माइक्रो मैक्रो लिखा है यहाँ पर, ये भी कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर माइनर लिखा है, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत करता है ना, शुरुआत से जुड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्यमी कहेंगे, है ना, इंटरप्रेन्योर कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये वाला मैंने आपको करा दिया है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। आर्थिक विकास में यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होती है, उसमें क्या रोल प्ले करता है एक एंटरप्रेन्योर, तो वही आपको बताना है। तो देखिए बेरोजगारी उत्पन्न करता है भैया, बेरोजगारी कैसे ही उत्पन्न करेगा, वो बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो रोजगार और बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर बेरोजगारी तो उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये कट जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। जीवन स्तर स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। और क्षेत्र विकास के असंतुलित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करता है। अब प्रति व्यक्ति आय में सुधार, इसका क्या मतलब हुआ समझाते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने का मतलब ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका जो है एक बिजनेस है, और वो दिन के कितने कमाता है, 5,000, है ना, मान लीजिए दिन के 5,000 कमा रहा है ना। और उसने जो है आगे अभी उसके पास कितने काम कर रहे हैं लोग, अभी उसके पास काम कर रहे हैं 2 लोग, मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो लगभग 200-300 रुपये दे देता है ना। अब मान लीजिए उसका बिजनेस जो है बढ़ गया, यानी कि उसकी जो है जितने बच रहे थे, यानी दिन के 5,000 कमा रहा था, अब वो दिन के 10,000 कमाने लगा, है ना। अब दिन के 10,000 कमा रहा है, तो जो 2 बंदे उसके साथ काम कर रहे थे, तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। तो जो 200 मिल रहे थे, तो उन्हें 500 मिलने लगेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, है ना, उनकी इनकम में भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार करता है एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। क्लियर है, समझ में आया, ये चीज आपको समझनी थी।
अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति वह है जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है ना, और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो वह कौन कहलाएगा, है ना? स्वनियोजित कहलाएगा या नियोजित मजदूर कहलाएगा, उद्यमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोजित मजदूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियोजित मजदूर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कच्चे माल की खरीद, मजदूरी का वेतन और किराए, बिजली का बिल जो होता है ना, आदि भुगतान निवेश किया गया पैसा आता है। तो ये किसके अंदर आएगा, वही आपसे पूछ रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो किसके अंतर्गत आती हैं? वर्किंग कैपिटल होगा, फिक्स्ड कैपिटल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, या फिर कैपिटल इनकम होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये सारी चीजें क्या आपके काम में ही कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्यमिता को भी कहा जाता है। उद्यमिता को हम क्या कहते हैं, है ना? एक उद्यमिता को हम क्या कहेंगे? स्वरोजगार कहेंगे, क्योंकि उसने खुद ही अपना कोई व्यवसाय शुरू किया है। तो स्वरोजगार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। उद्यमी को हम क्या कहते हैं? उद्यमिता को हम स्वरोजगार भी कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है एक अच्छी बिक्री पिच, यानी जिसे हम 4P कहते हैं ना। तो कह रहा है 4P में जो है प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और क्या आता है ये आपको बताना है। देखिए 4P कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। 4P का मतलब क्या होता है? इसमें 4 जो है मतलब होते हैं। देखिए क्या क्या होता है? प्रॉमिस होता है, पिक्चर होता है, और पिच होता है ना, और एक और होता है प्रूफ, है ना। तो ये 4 चीजों से मिलकर 4P होता है, और ये अच्छी बिक्री को बढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रूफ। जो हमारा 4P है ना, इसमें 4 चीजें आती हैं। देखिए 4P का मतलब होता है ना, यहाँ पर 4P है। एक P का मतलब है प्रॉमिस, दूसरी P का मतलब है पिक्चर, तीसरी पिच का मतलब है पिच, और चौथी P का मतलब है प्रूफ। तो इसे आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमसे कह रहा है जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, है ना। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? ग्राहकों को बाधित करना, या फिर ध्यान से सुनना, या फिर दोहरा, या फिर सारांश। तो देखिए आप जो है जांच कर रहे हो, तो आपको किससे बचना है? ग्राहकों को बाधित करने से बचना है। क्या करते हैं काफी जो है जो अपना सामान बेचते हैं, यानी जो दुकानदार होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कस्टमर को बांधने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाधित हमें नहीं करना होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। प्रश्न पूछते समय कौन से प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है? तो देखिए प्रश्न आप कौन से पूछते हो? 2 तरह से पूछते हो, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अब इनका मतलब क्या होता है आप समझिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खाया या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना, है ना। यही तो कहेंगे, हाँ या ना। हाँ या ना में ही आपका जवाब आएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने खाने में क्या खाया, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आपको सारी जो है विस्तार से बताना पड़ेगा कि मैंने जो है चावल खाया और दाल खाई, है ना। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें से क्लोज एंडेड कौन से होते हैं? जिसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है, तो वो हमारे क्लोज एंडेड होते हैं, है ना। और जिसमें हमें खुल करके बताना होता है सारी चीजें, है ना, वो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किन्हें कहते हैं, और क्लोज एंडेड प्रश्न किन्हें कहा जाता है ना। तो मैंने आपको समझा दिया, इसी तरह से आपको समझना है। अगर हाँ या ना में बात हो रही है ना, हाँ या ना में आप जवाब दे रहे हो, तो वो हमारा क्लोज एंडेड प्रश्न होगा। और अगर आपको खुल करके बताना पड़ रहा है ना, जैसे मैंने आपको पूछा कि आपने क्या खाया, तो वो आपका कौन सा प्रश्न है? वो आपका ओपन एंडेड प्रश्न होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आ गई होगी ये चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। अब या फिर इसमें लिखा पड़ा है दूसरा, अपने ग्राहकों को जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें समझने और वास्तविकता पर ध्यान आपको देना है। या फिर केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, या फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, या फिर आपसे कह रहा है ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, है ना, ना कि उत्पाद पर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब क्यों राइट होगा ये आप समझिए। देखिए
आप मान लीजिए आप क्या कपड़े की दुकान पर काम कर रहे हो, है ना, और आप जो है कपड़े बेच रहे हो, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सभी कस्टमर से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, एक ही प्रश्न पूछ रहे हो कि कौन सी शर्ट और कौन सी टी शर्ट दिखाऊं, है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास सारे के सारे कस्टमर शर्ट और टी शर्ट लेने ही आएंगे। हो सकता है कोई जो है लोवर लेने आ गया, है ना, कोई बनियान लेने आ गया, या फिर कोई शर्ट लेने आ गया, टी शर्ट लेने नहीं आया। तो इस तरह से जो हर ग्राहक से आपको जो है सेम प्रश्न नहीं पूछना है ना। अगर आप प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं ग्राहक नाराज हो जाएगा, है ना, तो वो आपसे सामान भी नहीं खरीदेगा। तो ये होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें समान प्रश्न नहीं पूछने चाहिए हर एक कस्टमर से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपने ग्राहक को बधाई दी है, यानी कि आपने क्या किया है, ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस किस कथन का उपयोग करना चाहिए, तो कथन आपको दिखा देते हैं, है ना। आपने ग्राहक को बधाई दी है तो आपको आगे क्या करना है ना, आप क्या चाहते हैं, या फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आप क्यों आए हैं, क्या आप बाद में आ सकते हो। अब देखिए आप इस तरह से तो नहीं बोल सकते कि आप बाद में आ सकते हैं, आप क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हो, है ना। इस तरह से आपको नहीं बोलना है, क्योंकि वहां पर कस्टमर नाराज हो जाएगा, है ना। आपको कहना है हाउ मे आई हेल्प यू, है ना। इस तरह से अगर इंग्लिश में नहीं तो आप हिंदी में बोल सकते हो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक सही तरीका है बात करने का ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। अब देखिए ग्राहक की शिकायतों से निपटना है तो आपके लिए सीखने की यानी लर्न, है ना, लर्न, यहाँ पर लर्न की बात कर रहा है और इसकी फुल फॉर्म ही पूछिए। एक्चुअल में इसकी क्या पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपसे कह रहा है कि ग्राहक की शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की जो तकनीक है उसका आपको बताना है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लर्न में ए का क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। लर्न में ई का क्या मतलब है ना, लर्न में एन का क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको लर्न की पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है लिसन, एम्पैथिस, है ना, और अपोलोजाइज, और यहाँ पर रिएक्ट नाउ, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिसन हो जाएगा, एम्पैथिस हो जाएगा, अपोलोजाइज होगा, और यहाँ पर रिएक्ट और नाउ हो जाएगा। ओके, कहीं मेरी जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो संभाल लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फीडबैक में मदद करता है। तो फीडबैक किस में मदद करता है, मैंने आपको बताया, है ना, बताया ना, मैंने आपको बताया फीडबैक जो है आपके जो आपका बिजनेस है या फिर जो भी आपका स्टार्टअप वगैरह है उसे ग्रोथ करने में मदद करता है ना। और भी बहुत से फायदे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फीडबैक क्या करता है, सेवाओं में सुधार करता है। बिल्कुल, अगर आपकी जो सर्विस है उसमें कुछ कमी रह गई है तो अगर आपने फीडबैक लिया और उससे आपको पता लगा तो आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे, है ना, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सेवा में सुधार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। प्रतिक्रिया और प्रणाली में संशोधन करते हैं, यानी जो मॉडिफाई करते हो और प्रोसेस का जो सिस्टम है उसे बदलते हो, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट आपका है ग्राहकों को संतुष्ट हो और बेहतर तरीके से पूरा करें। बिल्कुल, जो आपके कस्टमर है ना वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं किसके कारण, फीडबैक के कारण। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो आपका फीडबैक है ना वो इन सभी चीज़ों में आपकी मदद करता है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि आपसे कह रहा है जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो जांच करने वाले प्रश्न आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, या फिर ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, या फिर ग्राहक को अपना परिचय देना, या फिर विश्वास का निर्माण करें ताकि ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए जो आप जांच करने वाले प्रश्न होते हैं ना वो आपकी कैसे मदद करते हैं, वो आपकी जो है ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक, पता है क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि वो ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो ये आपका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। आप ध्यान रखेंगे जो जांच करने वाले प्रश्न है ना, तो जांच करने वाले प्रश्नों का मतलब ही क्या हुआ, आप जो है ग्राहकों की नीड्स को जानेंगे, है ना, जो आपके कस्टमर है उसकी नीड्स को जानेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है
जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर जो है स्थिति में होते हैं। तो क्या बनाने की बेहतर स्थिति में होते हैं? उचित उत्पाद सुझाव या फिर प्रभावी समस्या समाधान या फिर दोस्ती या फिर प्रगति नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, है ना, उचित उत्पाद सुझाव, है ना, जो आपके प्रॉपर जो आप बना रहे हो, है ना, उसे आप अच्छे से बना लेंगे। दोस्ती बनाए, प्रगति, ये आपके राइट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मान लीजिए आपको ग्राहक की जो सुझाव समझ में आ गए, है ना, और समस्याएं पता लग गई ग्राहक की क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपको आगे क्या करना है ना, आगे आपको क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे एक्ट करेंगे हम, है ना, कैटेगराइज करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम है किस कैटेगरी में आती है उसमें डालेंगे, है ना, फिर एक्ट करेंगे, है ना, सॉरी एक्ट नहीं है, पहले आस्क है ना, यानी पूछें, फिर वर्गीकृत करें, फिर डिसीजन ले यानी एक्शन ले उस पर, है ना, फिर फॉलो अप यानी कार्यवाही करें। तो ये होते हैं 4 नियम, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, है ना, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण है ना, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसका देखिए क्या होता है, इक्वेशंस होता है और रिटेंशन होता है और सेटिस्फैक्शन होता है और लॉयल्टी होता है ना, लॉयल्टी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हिंदी नहीं दी है तो आप समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है। एंट्री लेवल जॉब हम किसे कहते हैं? एंट्री लेवल मतलब जो प्रवेश करने में सहायता करती है ना, यह जो है शुरुआती और जूनियर लेवल की क्या होती है, जूनियर स्तर की नौकरी होती है ना। अब काफ़ी स्टूडेंट्स लगाते हैं कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करती हैं, तो भाई ये आपका ऑप्शन राइट नहीं है। जूनियर इंटीरियर जो आपका इंटीरियर डिजाइनर है ये भी नहीं होगा, और सुरक्षा प्रहरी ये भी नहीं होगा, सिक्योरिटी गार्ड, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एंट्री लेवल जॉब होती है ना, ये एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है ना, लोकप्रिय नहीं है, सॉरी यहाँ पर कह रहा है नहीं है। तो यहाँ पर आप इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, अगर आपने नहीं मिस कर दिए तो आप गलत आंसर लगा करके आएंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें जिससे कि आप राइट आंसर तक पहुँच पाएँ। तो देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। किस पर हम नौकरी नहीं खोज सकते, तो ट्विटर आप जानते हो, ट्विटर पर हम क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं ना, ट्वीट करके आप किसी से भी बात कर सकते हो, है ना, लेकिन आप इस पर नौकरी सर्च थोड़ी कर सकते हो। नौकरी अगर आपको नौकरी सर्च करनी तो आप लिंक्डइन पर जाएंगे, शेरोज.com पर जाएंगे या फिर naukri.com पर जाएंगे, है ना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्मार्ट में एम का क्या मतलब है ना, स्मार्ट में एम का क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जरूरी नहीं आपसे एम का ही पूछे, आपसे बोलेगा स्मार्ट में टी का क्या मतलब है, स्मार्ट में आर का क्या मतलब है ना। तो देखिए आपको फुल फॉर्म पूरी ही याद रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर बात करें स्मार्ट में एम का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, मेजरेबल होता है ना, तो मेमोरेबल नहीं होगा यहाँ पर, मेजरेबल, है ना, मेजरेबल। ए का क्या होता है, अचीवेबल, है ना। टी का मतलब क्या होता है, टाइम बॉन्ड। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी आप रिज्यूमे में किसका हिस्सा होती है। आपकी जन्म तिथि, है ना, आपका स्थायी पता, ये जो डिटेल्स हैं ये आपके रिज्यूमे में किस कैटेगरी में आती है, तो आप जानते हैं ये आपकी क्या है, पर्सनल डिटेल्स हैं। कौन सी, पर्सनल डिटेल्स हैं। तो आपका जो एक कॉलम बना होगा पर्सनल डिटेल्स करके, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं, जन्म तिथि, स्थायी पता, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनएपीएस का मतलब क्या है। एनएपीएस की फुल फॉर्म पूछता है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एनएपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल अप्रेंटिसशिप और प्रमोशन स्कीम। क्या होती है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ही नहीं, है ना। हमारी वीडियो क्या हो चुकी है भैया, लास्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर आपने देखा इसमें यानी जो वीडियो महामैराथन क्लास हमारी 3 थी, है ना, मैंने आपको महामैराथन क्लास 1 दी, 2 दी, है ना, फिर तीसरी क्लास हमारी ये होने वाली है। और तीसरी क्लास में हमने
कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ लिया है ना। कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ पर एंड हो चुकी है। एंड आपने जितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में पढ़े हैं ना, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये आपकी डिमांड आ रही थी है ना। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी है ना। ये पीडीएफ सबसे पहली बात बिल्कुल फ्री है ना। ऐसा नहीं कि आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, यहाँ से आपको 25 में से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे है ना, ये भी श्योरिटी है। अब बात करते हैं मिलेगी कहाँ ये पीडीएफ है ना। तो देखिए ये पीडीएफ आपको मिलेगी आरबी ट्यूशन क्लासेस, जो हमारा चैनल का नाम है ना, आरबी ट्यूशन क्लासेस। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है ना। टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप आरबी ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे। आपने लोगो तो हमारा देख ही रखा है ना, लोगो कैसा है, लोगो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा लोगो है ना, ये ऐसा लोगो है, आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसी चैनल को ओपन करना है और वहाँ पर मैंने इस नाम से है ना, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये नाम है ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, इस तरह से नाम मैंने डाल रखा है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बिल्कुल फ्री है, मैं बार बार बता रहा हूँ है ना, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और इस पीडीएफ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो है ना। हमारी मेहनत को देखकर ही लाइक कर दिया करें। देखिए हुआ क्या था, ये क्लास है ना, ये पूरी पीडीएफ मैंने सोची थी एक ही वीडियो में कवर कर पाऊंगा, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें जो है 1 घंटे की लिमिट है ना, 1 घंटे की लिमिट है। अब 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर की वीडियो इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और सेकंड सेटिंग्स में भी जाकर मैं इसे नहीं संभाल सकता। तो यानी 1 घंटे की ही वीडियो बनती है स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से 1 घंटे की वीडियो बनती है, तो इस वजह से 3 पार्ट बने हैं। वरना मैं एक ही वीडियो में है ना, एक ही वीडियो में 3 घंटे की एक वीडियो देता, उसमें ही आपको सारी मिल जाती। लेकिन सही है ना, 1-1 घंटे करके आप जो है डेली की एक क्लास देखेंगे तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको मैंने बताया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और पीडीएफ उन्हें भी दे देना। अपने जो आपका ग्रुप वगैरह है ना, आपका आईटीआई का ग्रुप होगा, तो उसमें आप करिएगा क्या, इस पीडीएफ को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ओके, पीडीएफ शेयर जरूर करिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हो तो भैया चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएंगी और आप सभी क्लासेस को देख पाएंगे है ना। तो इसमें आपका ही फ़ायदा हो रहा है। और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि आपको ये कमेंट कैसी लगी है ना, मेरे एक्सप्लेन करने का आपको तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक नया फीचर आ चुका है यूट्यूब पर हाइप का है ना, तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें। हाइप करने से क्या होता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ना, पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स का क्या होता है, ये वीडियो फिर और भी स्टूडेंट्स तक जाती है ना, फिर यही होता है और कुछ भी नहीं। बाकी आप हाइप लाइक वगैरह ये सारी चीज़ें कर दिया करें, मैं बताना ना पड़े है ना बार बार। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना, मैंने आपको बता दिया पीडीएफ आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है ना आईटीआई 2025 एग्जाम के लिए। ओके, एंड आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब है। और हाँ, अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं है ना, मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे करके आए और उसमें आपके क्वेश्चंस फंस गए इस पीडीएफ से या फिर मैंने जो क्लासेस दी उनसे, तो आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले करके या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है जो भी मैं क्वेश्चन आपको फंसती है ना, 9149387140, ये हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करें तो कॉल करना, वरना आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो है ना। एंड मुझे क्वेश्चंस बता सकते हो, जिससे कि आगे जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है उन्हें हेल्प मिल सके है ना, उन्हें पता लग पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद आपको है ना, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने के बाद घर आ रहे हैं फिर बता रहे हैं, तब तक आप भूल जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज में क्वेश्चन बता देने हैं, जो भी आपको याद रहे है ना, इस तरह से करना है। बाकी आपको ये पीडीएफ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ इस पीडीएफ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है ना। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि अब आप जो है आपके लिए टाइम बहुत कीमती है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।